हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मनोविज्ञान पे। आप सभी ने इसके बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम ये जानेंगे कि मनोविज्ञान की शुरुआत कब हुई, कहाँ से हुई और कैसे हुई। चलिए आज के इस विषय को शुरू करते हैं। दरअसल साइकोलॉजी हमारा पहले फिलॉसफी का ही पार्ट होता था, उसी का हिस्सा था। लेकिन 1879 में जर्मन के एक मनोवैज्ञानिक ने एक प्रयोगशाला स्थापित की और वहां पर एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दी साइकोलॉजी की फील्ड में। उसके बाद जो है इसको फिलॉसफी से अलग एक ब्रांच मान लिया गया, यानी सेपरेट कर दिया गया, और यहीं से माना जाता है कि साइकोलॉजी की शुरुआत हुई सही मायनों में। और विलियम वुंड को क्रेडिट ये गया कि उनको साइकोलॉजी का फादर यानी फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाने लगा। दरअसल ये जो हमारा साइकोलॉजी शब्द है, ये दो शब्दों का मिश्रण है, यानी ग्रीक भाषा के दो शब्दों का मिश्रण, साइकी प्लस लोगोस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है सिस्टमेटिक स्टडी या स्टडी, अध्ययन। यानी शुरुआत में यह माना जाता था कि जो आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय है वही मनोविज्ञान कहलाता है। लेकिन समय के साथ साथ ये जो हमारी धारणा, ये जो हमारी विचारधाराएं, परिभाषाएं थी, ये बदलती रही। उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम जानेंगे कि एक मशहूर मनोवैज्ञानिक हुए जिनका नाम था हरमन एबिंगहॉस जी। वर्बल लर्निंग पे यदि आपने काम किया है, अगर उसको पढ़ा है, तो हरमन एबिंगहॉस का नाम आपको जरूर सुनाई देगा। इन्होंने कहा कि जो साइकोलॉजी है इसका इतिहास बड़ा लंबा है, यानी पास्ट यदि देखा जाए तो बड़ा लंबा है, लॉन्ग पास्ट है, लेकिन इसकी हिस्ट्री की बात की जाए तो बड़ी छोटी है, यानी लगभग 150 वर्ष पुराना ही ये दिखाई पड़ता है। यानी मॉडर्न सब्जेक्ट है हमारा बाकी विषयों की तुलना में। आजकल तो पहले तो क्या था, यूनिवर्सिटी लेवल पे ही इसको देखा जाता था, लेकिन वर्तमान में ये स्कूल लेवल पे भी देखा जा सकता है। अब जी, जब साइकोलॉजी की शुरुआत हो रही थी तो उस समय जितने भी व्यक्ति जो मनोविज्ञान से जुड़े थे उनमें दो बातों को लेकर बड़ा मतभेद रहता था, बड़ा टकराव रहता था। एक तो यहां पर साइकोलॉजी की विषय वस्तु क्या हो, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी, एंड हाउ टू इन्वेस्टिगेट, यानी यहां इसका इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाए, जांच कैसे की जाए इसकी। तो यहां इन दो बातों को लेकर काफी मतभेद रहे और इन मतभेद के चलते ही बाद में स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी देखने को मिले। यानी जो एक तरह की विचारधारा रखने वाले लोग थे, या कुछ ज्योग्राफिकल एरिया भी उसमें हमारा काउंट हो जाता है, यानी एक विचारधारा वाले लोगों ने अलग जो है अपना एक ग्रुप बना लिया, दूसरी तरह की विचारधारा वालों ने दूसरा ग्रुप, और इसी तरह से वो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हमारे कहलाए। चलिए उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि साइकोलॉजी की सही परिभाषा क्या हो सकती है। क्या शुरुआत में जो दी गई परिभाषा आत्मा का अध्ययन था उसको आज भी हम वर्तमान में मानते हैं, या उसको बदलकर हमने किसी और भाषा को या परिभाषा को स्वीकार कर लिया। चलिए, तो सबसे पहले साइकोलॉजी की जो परिभाषा देखी जाती है वो है साइंस ऑफ सोल, यानी आत्मा का विज्ञान या आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय ही मनोविज्ञान कहलाता है। लेकिन समय के साथ साथ इस पे क्वेश्चन मार्क रेज हुए। हम ये कह सकते हैं अनेक प्रश्न चिन्ह इस पे लगे। एक तो हमारे शरीर में, अगर आपसे भी मैं पूछूं तो हमारे शरीर में इसका राइट पैलेस यानी स्पेसिफिक पैलेस कहाँ है जहां पर आत्मा होती है। आज हमारे अनेक साधु संत ये इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन अगर हम साइंटिफिकली इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहें तो हमारे लिए थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि ये एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, यानी अमूर्त है, पहली बात। दूसरा, हमारी बॉडी में इसकी लोकेशन कहाँ है उसका नहीं पता है, और किस मेथड से इसको जाना जाए ये भी नहीं देखा जा सकता, इसमें कहा जा सकता कि ये स्पेसिफिक मेथड है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस पर जितने भी व्यक्तियों ने अपने विचार दिए वो सब सब्जेक्टिव थे, यानी उसमें ऑब्जेक्टिविटी दिखाई नहीं दी, आत्मनिष्ठ भाव था उसमें। मान लीजिए मैं आत्मा की व्याख्या अलग ढंग से करता हूं, अन्य व्यक्ति अलग ढंग से करते हैं, तो ऐसे में ये साइंस का विषय नहीं हो सकता। इसलिए यहां पर इसको छोड़ दिया गया, और इसके बाद जो हमारी चर्चित डेफिनेशन आई वो थी साइंस ऑफ माइंड, यानी मन का अध्ययन करने वाला। माइंड से मेरा अभिप्राय यहां पर मेंटल प्रोसेस से है, मानसिक प्रक्रियाओं से है। तो फिर मनोवैज्ञानिकों ने इस बात पर सहमति जतानी शुरू कर दी कि जो हमारी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन है उस विषय को हम मनोविज्ञान कह सकते हैं, यानी मनोविज्ञान मानसिक क्रियाओं का, मेंटल प्रोसेस का अध्ययन करने वाला विषय हो सकता है। लेकिन यहां पर यह भी उसी तरह से, जैसे सोल हमारी एब्स्ट्रैक्ट थी, सब्जेक्टिव थी, उसी तरह से साबित हुआ। अब मान लीजिए मन को हम तर्क शक्ति की क्षमता माने, या इसको रिमेंबर करने की क्षमता माने, यानी चीजों को याद रखने की, या इंटेलेक्चुअल एबिलिटी इसको माने, यानी इस पर कहा जाना बड़ा मुश्किल था, यह भी एब्स्ट्रैक्ट विषय था। तो यहां पर इसने इसको भी त्याग दिया एक तरह से। फिर इसके बाद यहां पर इन्होंने
जिन डेफिनेशन को स्वीकार किया उसमें कॉन्शियसनेस, जिसमें विलियम वुंट भी शामिल हैं, विलियम जेम्स भी, जेम्स सल्ली, इस तरह के अनेक मनोवैज्ञानिक शामिल हुए। उन्होंने कहा कि चेतन मन का, क्योंकि मन हमारा काफी विस्तृत है, तो चेतन मन का अध्ययन जो है किया जा सकता है और चेतन मन हमारे मनोविज्ञान की विषय वस्तु हो सकती है। लेकिन इस पर भी प्रश्न चिन्ह लगे और वो लगाए हमारे सिगमंड फ्रॉइड साहब ने, और उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे जो व्यवहार हैं वो काफी हद तक हमारे अचेतन मन से प्रभावित होते हैं, और उन्होंने अचेतन मन पर जोर देना शुरू कर दिया। हालांकि वर्तमान में हमारा साइकोएनालिसिस जो है वो देखने को मिलता है। हमें ये ध्यान में रखना है, चेतन मन और अचेतन मन, इन दोनों को भी जो है उतना साइंटिफिकली करार नहीं दिया गया, उतना स्वीकृति नहीं मिली, क्योंकि दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट थे, ये भी जैसे हमारा माइंड था। अब हमें बात करनी है कि फिर यहां पर साइकोलॉजी, क्योंकि साइकोलॉजी ये चाहती थी कि उसका नेचर साइंटिफिक हो, यानी विज्ञान जैसी उसकी विषय वस्तु हो, और विज्ञान की कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जैसे यहां पर हम बात करें, वो चीज ऑब्जर्वेबल होनी चाहिए, मेजरेबल होनी चाहिए, प्रेडिक्टेबल होनी चाहिए, रिप्लिकेबल होनी चाहिए, इस तरह की बहुत सारी चीजें उसमें शामिल होती हैं। तो यहां पर फिर एक महान व्यक्ति आए, जिनको हम कह सकते हैं मनोविज्ञान में माइलस्टोन क्रिएट कर दिया, वो थे जॉन ब्रॉड्स वाटसन जी, वाटसन साहब। तो वाटसन ने कहा कि जो मनोविज्ञान है वो स्टडी ऑफ बिहेवियर है, यानी व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय, और इसको इतनी ज्यादा स्वीकृति मिली कि आज वर्तमान में हम ये कहते हैं साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। लेकिन बाद के वर्षों में मन को भी स्वीकार किया गया। अगर मैं 1960 के बाद की बात करता हूं तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस ऑफ ए लिविंग बीइंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ एनवायरनमेंट, यानी जीवित प्राणियों के व्यवहार तथा मानसिक क्रियाओं का अध्ययन है किसी भी वातावरण के संदर्भ में। तो लेकिन यहां पर हमें मुख्य तौर पे ध्यान रखना है कि आपके एग्जाम में यदि पूछा जाता है तो यहां पर यह डेफिनेशन बिल्कुल गलत नहीं होगी कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु या मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय है। इसको दिया था वाटसन साहब ने। इस पे हालांकि हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि सोल को कौन मानते थे, माइंड को कौन मानते थे, कॉन्शियस माइंड की वकालत किसने की, अनकॉन्शियस माइंड को कौन मानते थे और व्यवहार को कौन मानते थे। फिलहाल हम परिभाषा की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है, व्यवहार है। व्यवहार में वो सभी गुण मौजूद थे जो एक साइंस के विषय में होने चाहिए। अब यहां पर हमारे लिए वुडवर्थ साहब की एक डेफिनेशन बहुत यहां पर कई बार एग्जाम में भी पूछी जाती है और इंपॉर्टेंट हो जाती है। इन्होंने कहा कि जो हमारी मनोविज्ञान है उसने पहले आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतन का, और इस तरह से अंततः इसने व्यवहार को अपना लिया। तो ये डेफिनेशन हमें ध्यान रखना है, इट स्टिल हैज बिहेवियर ऑफ शॉर्ट। तो यहां पर ये डेफिनेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, यानी जो मनोविज्ञान में संप्रदाय या हमारे स्कूल स्थापित हुए, इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था और क्यों हम इनको स्टडी करते हैं। देखिए, साइकोलॉजी में जो मैंने कहा ना, ये थॉट्स, स्कूल ऑफ थॉट्स भी आप इनको कह सकते हैं, और ये एक जैसी विचारधारा रखने वाले लोगों का एक समूह था जो स्कूल कहलाया। हालांकि ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर भी उसमें काउंट किया जाता है। तो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में सबसे प्राचीन जो देखा जाता है, वैसे तो हमारा साचर्यवाद सबसे प्राचीन रहा है, लेकिन हम इतना डिटेल में अभी इस पे नहीं जाएंगे। हम मुख्य जो स्कूल रहे उन पे चर्चा करेंगे, और सीटेट या केवीएस, हमारे एनवीएस है या डीटीपीएस भी यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो यहां पर जो स्ट्रक्चरलिज्म यानी संरचनावाद था, इसकी शुरुआत लिप्जिंग स्कूल से मानी जाती है। संरचनावाद, इसकी शुरुआत की थी विलियम वुंट ने, जो जर्मन से थे, जिन्होंने लेबोरेटरी भी स्थापित की, पितामह यानी पिता माने जाते हैं साइकोलॉजी के। तो यहां पर जो स्ट्रक्चरलिज्म, संरचनावाद है, इसका मुख्य जोर ये रहता था, अगर मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति का अध्ययन करना है या किसी व्यक्ति को जानना है, तो आप उसके माइंड की स्ट्रक्चर को जान लीजिए। यानी इसने माइंड की स्ट्रक्चर को समझने पे जोर दिया। जैसे इस मार्कर की स्ट्रक्चर को समझने पर मैं जोर दूं, तो वो हमारा जो स्कूल था वो संरचनावाद। लेकिन इसके अपोजिट एक और स्कूल खड़ा हुआ जिसको हम फंक्शनलिज्म यानी प्रकार्यवाद के नाम से जानते हैं, जिसने ये कहा कि हमारे लिए संरचना काफी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें उसके कार्यों पर जोर देना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं इस मार्कर के कार्यों पर जोर देता हूं। और फिर हमारे कुछ और स्कूल आए, जिसमें से एक साइकोएनालिसिस था, जिन्होंने यहां पर कहा कि नहीं, हमें अचेतन मन का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि आज हमारा जो भी व्यवहार है, आज हम जो भी व्यवहार करते हैं, वो आज का ही परिणाम नहीं है, बल्कि हमारे अचेतन में जो बहुत सारी चीजें दमित हुई हैं, कुंठाएं हमारी वहां पर हैं, उसके कारण भी प्रभावित होता है। यह माना जाता है कि 90% हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है, और आज जितने भी हमारे व्यवहार हैं वो उससे कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में प्रभावित जरूर होते हैं। तो यहां पर इसकी शुरुआत की थी किसने? विलियम वुंट ने की थी। इसकी शुरुआत की थी विलियम जेम्स ने,
और इसकी शुरुआत की थी सिगमंड फ्रॉइड साहब ने। इसके बाद आया जिसने व्यवहार को टुकड़ों में नहीं बल्कि एक समग्र रूप में देखना चाहा, ये स्कूल हमारा था गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट स्कूल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जर्मन में ही इसकी रूट्स मिलती हैं। तो इसमें भी मैक्स वर्दीमर और कॉलर कोफका जैसे व्यक्तियों को, मनोवैज्ञानिकों को आपने सुना होगा, सभी गेस्टाल्ट से संबंधित थे। और अब अंततः हम बात करते हैं हमारा व्यवहारवाद, जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। व्यवहारवाद में जो मुख्य रूप से जुड़े व्यक्ति थे उनमें आप B.F. स्किनर को देख सकते हैं, उसमें जॉन ब्रॉड्स वाटसन को देख सकते हैं, इवान पावलोव को देख सकते हैं। ये सभी क्या थे? व्यवहारवादी थे। तो व्यवहारवाद ने यहां पर व्यवहार पर जोर दिया था। तो ये एक जैसे, अब देखिए, ये मानते थे कि यहां पर माइंड की स्ट्रक्चर पे जोर दे, ये माइंड के फंक्शन पे, ये अनकॉन्शियस माइंड पे जोर देते थे, ये होलनेस पे यानी समग्र पर जोर देते थे, और इन्होंने व्यक्ति के व्यवहार पर जोर दिया। हालांकि व्यवहार हमारे दो तरह के होते हैं, यानी आंतरिक और बाह्य, ओवर्ट एंड कॉवर्ट। तो ये बाहरी जो हमारा व्यवहार है उसको स्टडी करने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते थे। इनके इस कॉन्ट्रीब्यूशन को आगे हम और विस्तार से जानेंगे और डिटेल से जानेंगे। आपने मेरी बातों को इतने प्रेम से सुना, उसके लिए धन्यवाद।